प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में संकेतांक 801 ईएचईएफ प्रश्न पत्र को देखेंगे जो कि छठा सेट है। इसके पूर्व हम 5 सेट को देख चुके हैं। तो आज हम देखते हैं संकेतांक 801 ईएचईएफ जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। तो यदि बच्चों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं सबसे पहले खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों को। देख रहे हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है। देख रहे हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न जिसका देख रहे हैं पहला प्रश्न है, क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए कहानी लेखन के लिए, बी उपन्यास के लिए लेखन के लिए, सी कह रहा आलोचना साहित्य के लिए, डी नाटक लेखन के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आलोचना साहित्य के लिए। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखें। दूसरे में कह रहा गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए यशपाल, बी प्रेमचंद्र, सी मोहन राकेश, डी धर्मवीर भारती। तो गोदान उपन्यास के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेमचंद। इसके बाद तीसरा प्रश्न है। देख रहे हैं तीसरे प्रश्न में दिया है क्या झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी कमलेश्वर, सी रांगे राघव, डी चतुर्सेन शास्त्री। तो देख रहे हैं झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, इसके पूर्व हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी रामविलास शर्मा। तो नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम जानते हैं झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यशपाल। इसके बाद हम 5वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए 5वें प्रश्न में दिया है छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। ऑप्शन ए आश्रयदाताओं की प्रशंसा, बी रीति ग्रंथों का निर्माण, सी श्रृंगार और प्रेम वेदना, डी भक्ति भावना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रृंगार और प्रेम वेदना। इसके बाद हम देखते हैं छठे प्रश्न को। छठे प्रश्न में दिया है क्या कलम का सिपाही जीवनी है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद की, सी मोहन राकेश और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कलम का सिपाही जीवनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेमचंद। इसके बाद 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में दिया है क्या घानानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए रीतिबद्ध, बी देख रहे हैं रीति सिद्ध, सी रीति मुक्त, डी आधुनिक काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रीति मुक्त। इसका सही उत्तर है। इसके बाद हम 8वें प्रश्न को यदि देखें तो देख रहे हैं 8वें प्रश्न में दिया है। प्रश्न नंबर 8 है क्या हंस पत्रिका के संपादक हैं? ऑप्शन ए मोहन राकेश, बी प्रेमचंद्र, सी धर्मवीर भारती, डी गुलाब राय। इस प्रश्न का सही उत्तर है हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद हैं। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 9वां है जहाज का पंछी कृति की विधा है। देखिए ऑप्शन ए नाटक, बी कहानी, सी उपन्यास, डी निबंध संग्रह। तो जहाज का पंछी कृति की विधा है ऑप्शन सी उपन्यास। इसके बाद 10वां है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष देख रहे हैं ऑप्शन ए 1942, बी 1953 और सी 1943। हम जानते हैं तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है। देखिए 11वें प्रश्न में दिया है क्या निर्वेद स्थायी भाव है? तो निर्वेद स्थायी भाव हम जानते हैं शांत रस का होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शांत रस है। इसके बाद 12वें प्रश्न में देखिए 12वें प्रश्न में दिया है क्या पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी रूपक अलंकार। देखिए पीपर पात सरिस मंडोला हम जानते हैं जिसमें सीसा, सरिस ऐसे शब्द तुलनात्मक मिले वहां पर उपमा अलंकार होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उपमा अलंकार है। इसके बाद 13वें प्रश्न को यदि हम देखें। 13वें प्रश्न में दिया है क्या रोला छंद में कुल चरण होते हैं? तो रोला में हम जानते हैं 4 चरण होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 4 है। इसके बाद 14वें प्रश्न में देखने दिया है क्या आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है?
ऑप्शन ए वी, बी में अत, सी कह रहा मान और डी आ। तो आगमन शब्द में हम जानते हैं कि आगमन शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। इसके बाद हम 15वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए 15वें प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 15 है। देखिए प्रश्न नंबर 15 में कह रहा भलाई में प्रत्यय है। ऑप्शन ए भला, बी ई और सी में देख रहे हैं आई दिया है, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, देखिए भलाई में जो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आई। तो भलाई में ऑप्शन सी आई प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। इसके बाद 16वां प्रश्न है। 16वें में कह रहा है नीलांबर में कौन सा समास है? तो देख रहे हैं ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। हम जानते हैं नीलांबर में चूंकि विशेषता बताई जा रही है, इसलिए कर्मधारय समास ऑप्शन सी सही है। 17वां है आम का तत्सम है। हम जानते हैं आम का तत्सम रूप आम्र होता है, इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य होता है तो उसमें कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में भाव की या क्रिया की प्रधानता होती है। क्योंकि कर्तृवाच्य में पूछ रहा है तो इसमें कर्ता की प्रधानता होगी, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न में कह रहा खष्टी विभक्ति एक ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति है। देख रहे हैं खष्टी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, खष्टी विभक्ति बहुवचन और ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ये इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद देख रहे 20वें प्रश्न में दिया है क्या निम्नलिखित में सर्वनाम है। देख रहे ऑप्शन ए काला, बी घोड़ा, सी वाह, डी लड़का। यहाँ पर देख रहे काला विशेषण है, घोड़ा और लड़का ये संज्ञा है, सर्वनाम पूछा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। तो देख रहे हैं इस प्रकार से खंड आ बहुविकल्पी प्रश्नों के ये 20 प्रश्नों का हल है। अब इसके बाद हम जानते हैं खंड बा वर्णात्मक प्रश्नों पर आधारित होता है, जिसमें जो कि 50 अंक का होता है, और इसके उत्तर हम जानते हैं कॉपी में देना होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो ओएमआर में करते हैं। तो देख रहे हैं सेम पैटर्न में आपको 2025 का पेपर मिलने वाला है। इसमें पहला प्रश्न है क्या निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देख रहे हैं हम जानते हैं 2 गद्यांश मिलते हैं, इन 2 में से किसी एक गद्यांश के 3 प्रश्नों का हमको उत्तर देना होता है, जिसमें देख रहे हैं प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो इस प्रकार से 2 तिहाई 6 अंक का ये गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। देख रहे हैं जो पहला गद्यांश हमारा दिया है क्या बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं और उनकी संख्या 555 है। इस प्रकार से यदि देखें तो ये हमारा पाठ्य पुस्तक के अजंता नामक पाठ से लिया गया है। देख रहे हैं प्रस्तुत गद्यांश अजंता हमारी पाठ्य पुस्तक के अजंता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय हैं। क्योंकि पहले प्रश्न में यही पूछता है उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ में हम जानते हैं पाठ के नाम और उसके लेखक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये गद्यांश हमारा अजंता पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय हैं। सेकंड कह रहा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो देख रहे हैं हमारा रेखांकित अंश दिया है क्या इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था, और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते वे बलिदान हो गए थे। इसकी हमको व्याख्या करना है। तो व्याख्या इसकी आप इस प्रकार लिख सकते हैं, लेखक अजंता की गुफाओं के चित्रों का वर्णन करता हुआ कहता है कि अजंता की गुफाओं में जातक कथा से संबंधित अनेक चित्र हैं। इन चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस प्रकार से बुद्ध ने पूर्व जन्म में विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे हाथी दिया है, बुद्ध ने कहा गज, कपि, मृग। तो गज मीन्स हाथी, हाथी, बंदर, हिरण आदि के रूप में विभिन्न योनियों में जन्म लेकर इस संसार के कल्याण के लिए, दया और त्याग के लिए अपना बलिदान दिया। थर्ड कह रहा जातक कथाएं किन्हें कहते हैं। तो जातक कथाएं उन्हें कहते हैं जो बौद्ध धर्म के पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई बेहद लोकप्रिय कहानियां हैं, जो बुद्ध के जीवन की घटनाओं का चित्रण करती हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संकल्पित किया गया है कि ये जातक कथाएं हैं। फिर देख रहे हैं अथवा में दिया हुआ है, देख रहे अथवा में एक दूसरा गद्यांश है। तो ध्यान देंगे ऊपर वाले गद्य के तीनों प्रश्नों का उत्तर अथवा, इसमें के तीनों प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, 2 में से किसी एक को करना है। देख रहे हैं इस गद्यांश में
रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सूर्य के तीव्र गंभीर प्रवाह को देख रही है। तो देख रहे हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ममता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस प्रकार से पहले प्रश्न में चूंकि गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है, हम जानते हैं संदर्भ में पाठ का नाम और उसके लेखक का वर्णन अनिवार्य होता है। सेकंड इसमें भी देख रहे हैं रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ठीक है, रेखांकित अंश है क्या हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। तो लेखक का कथन है कि हिंदू समाज में विधवा स्त्रियों को संसार का सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता है। प्रत्येक विधवा स्त्री को विभिन्न प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं तथा समाज में अनेक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। विधवा का जीवन स्वयं विधवा के लिए भार सा बन जाता है, जिससे छुटकारा पाने का हिंदू समाज में कोई विकल्प ही नहीं है। तो ये रेखांकित अंश की इस प्रकार से आप व्याख्या लिख सकते हैं। थर्ड है गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है। आपने देखा कि गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी विधवा स्त्री को के लिए कहा गया है। इस प्रकार से इन तीनों प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद फिर देखें दूसरा प्रश्न। अब ये हमारा पद्यांश पर आधारित होता है। क्या दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देख रहे हैं सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली तिरछे कर नयन दय शयन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। इस प्रकार से देख रहे हैं पद्यांश दिया है और इस पद्यांश पर आधारित हमारे 3 प्रश्न हैं। जिसका पहला प्रश्न है उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देख रहे हैं ये पद्यांश हमारा वन पथ पर नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इस प्रकार से इस पद्यांश का संदर्भ लिख देंगे। फिर क्या रेखांकित अंश की व्याख्या और रेखांकित अंश की आप व्याख्या लिख सकते हैं। देखने दिया है क्या सुनि सुंदर बैन सुधारस साने शयानी है जानकी जानी भली। अर्थात इन पंक्तियों में ग्राम बधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम बधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभावों को समझ गई। सीता जी ने प्रश्नों का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से कुंड तथा उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। इसके बाद देख रहे थर्ड है अनुराग तड़ाक तथा मन मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है। तो देख रहे हैं इसमें रूपक अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है। अथवा ठीक है, अथवा में दूसरा पद्यांश दिया है सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो देख रहे हैं ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। देख रहे हैं इसका दूसरा उत्तर है। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर देख रहे हैं रेखांकित अंश की आप इसी प्रकार व्याख्या कर सकते हैं। देख रहे हैं रेखांकित अंश क्या त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है अमल असीम त्याग से विचलित। तो देख रहे हैं इसका हमको व्याख्या करना है। इसके अनुसार आप कह सकते हैं कवि कहता है कि सच्चे प्रेम को पाने के लिए यदि आत्म बलिदान भी देना पड़े तो हमें हिचकना नहीं चाहिए। त्याग के बिना प्रेम निर्जीव है, निर्जीव सा होता है। देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो निर्मल निष्कंटक और त्याग जैसे गुणों से खिल उठता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है क्या प्रस्तुत गद्यांश में किसके प्रेम पर प्राण निछावर करने की बात कही गई है। तो प्रस्तुत पद्यांश में देश प्रेम पर प्राण न्यौछावर करने की बात कही गई है। इसके बाद फिर देख रहे हैं तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देख रहे 5 अंक का होता है, इसमें 2 अंक संदर्भ के और 3 अंक उसके अनुवाद के होते हैं। तो देख रहे हैं वाराणस्या प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्यम ज्योति धोधते। तो देख रहे हैं ये प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है और देख रहे हैं फिर इसका आप अनुवाद कर सकते हैं। फिर देख रहे हैं 8वां में दूसरा पैराग्राफ है विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एवं इति भारतीय संस्कृति मूलम। देखें तो ये प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद इसका आप अनुवाद कर देंगे। चौथे में देख रहे हैं दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो देख रहे हैं
2 आपके पद्यांश हैं और इन पद्यांशों का आप संदर्भ से संस्कृत में अनुवाद लिखेंगे। देख रहे हैं जैसे पहला यदि हम श्लोक देखें तो ये वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। अथवा में देख रहे हैं जो दूसरा दिया है, अथवा के शार्था प्रवशतो मित्रम भार्या मित्रम रहे सतः, ये जीवन सूत्राणि नामक पाठ से अवतरित है और फिर इसका आप अनुवाद लिख सकते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न आप जानते हैं खंड काव्य का होता है। तो आपके जनपद में जो खंड काव्य चलता है उस खंड काव्य के दिए हुए 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है, जो कि देख रहे हैं 3 अंक का होगा। जैसे आप देख रहे हैं पहले यानी का नंबर में मुक्त दूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा मुक्त दूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखिए। इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। यदि आपके जनपद में मुक्त दूत खंड काव्य चलता है, जैसे कि जनपद फतेहपुर में मुक्त दूत खंड काव्य चलता है, इसके आधार पर इन 2 प्रश्नों में से आपको केवल एक का ही उत्तर देना है, ये ध्यान रहे। इसी प्रकार अन्य जनपद के विद्यार्थी भी आपके जनपद में जो खंड काव्य चलता है उसके 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। देख रहे हैं खंड खा में देखें तो ज्योति जवाहर पर आधारित प्रश्न है। गा में मेवाड़ मुकुट खंड काव्य पर आधारित, घा नंबर में देख रहे हैं अग्र पूजा पर आधारित हैं, अंगा नंबर में जय सुभाष पर आधारित प्रश्न है। इसके बाद चा नंबर यदि देखें तो चा नंबर में देख रहे हैं मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रश्न हैं और छा नंबर कर्ण खंड काव्य है और जा में देख रहे हैं कर्मवीर भरत पर आधारित हैं और झा नंबर तुमुल खंड काव्य। तो जिस जनपद में जो खंड काव्य चलता है उसी के प्रश्नों के ही 2 में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। छठा देख रहे हैं, छठे के काम में दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। लिख रहे हैं जयशंकर प्रसाद, सेकंड है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और थर्ड है भागवत स्वरण उपाध्याय। देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी 5 अंक में पूछा जाता है, जिसमें 3 अंक का आपको जीवन परिचय और 2 अंक में उनकी प्रमुख रचनाएं। तो देख रहे हैं इन 3 में से जिस लेखक का जीवन परिचय आपको अच्छी प्रकार से तैयार है उसी के बारे में लिखना है। जैसे देख रहे हैं फर्स्ट जयशंकर प्रसाद, इनकी प्रमुख रचनाएं जानते हैं आंसू, कामायनी, आंधी, इंद्रजाल, तितली, कंकाल आदि हैं। रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो चिंतामणि, त्रिवेणी, रश्मिमांसा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भागवत शरण उपाध्याय जी की यदि बात करें, इनकी प्रमुख रचनाओं में फूफा आम, सागर की लहरों पर, इतिहास के पन्नों पर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसी प्रकार देख रहे हैं खा नंबर में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देख रहे हैं इसमें भी 3 कवियों के नाम दिए हैं, 3 में से जिस किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको अच्छी प्रकार तैयार है उसी का लिख देना है। जैसे पहला देख रहे हैं महाकवि सूरदास, इनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत की यदि बात करें तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बिहारी लाल जी की बिहारी सतसई नाम की रचना है। सातवां देख रहे हैं कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना हो। इसके बाद यदि हम 8वें प्रश्न की बात करें तो देख रहे हैं 8वें प्रश्न में दिया है क्या निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो देख रहे हैं कुल मिलाकर इसमें 4 प्रश्न हैं, 4 में से जो 2 प्रश्न आपको आते हैं उन प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे फर्स्ट कह रहा ग्रहे सतमित्रम किम, ग्रहे शतमित्रम किम, तो इसका सही उत्तर होगा भार्या ग्रहे शतः मित्रम अस्ति। तो भार्या ग्रहे शतमित्रम अस्ति। सेकंड है चंद्रशेखरा स्वग्रहम किम अवदत्, चंद्रशेखरा स्वग्रहम कारागारम अवदत्, किम के स्थान पर कारागारम लिख देंगे। थर्ड है प्रहेलिकाया उत्तरम किम अस्ति, तो इसका उत्तर होगा प्रहेलिकाया उत्तरम पत्रम इति आसीत्। चौथा है वाराणसी केशाम संगम स्थली अस्ति, इसका सही उत्तर होगा वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। नौवां देख रहे हैं निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध। देख रहे हैं इसमें कुल 5 विषय दिए हैं, 5 में से जो भी आपको अच्छी प्रकार तैयार है उस विषय पर आपको निबंध लिखना है। इसके बाद फिर देख रहे हैं हमारा अंतिम प्रश्न है 10वें प्रश्न में देख रहे दिया है प्रश्न नंबर 10 है 10वीं कह रहा अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए अथवा रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये खंड बा में 10 प्रश्न हैं। ठीक सेम पैटर्न पर आपको 2025 का प्रश्न पत्र मिलने वाला है, इसी पैटर्न में आप तैयार करेंगे। आशा है कि आप पूरे प्रश्न पत्र का पैटर्न समझ गए होंगे। तो बच्चों यदि चैनल पर
आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।